नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नालंदा महाविहार में मिले 1200 साल पुराने स्तूप। बौद्ध धर्म में अहम है स्तूप। नालंदा को मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने जारी की इनइक्वालिटी रिपोर्ट। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट दिया है नाम। 1% अमीरों के पास है 40% संपत्ति। और 2025 तक पूरे देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करेगा भारत। आईएमडी के स्थापना दिवस पर हुई घोषणा। भारत की पुरानी संस्थाओं में से एक है आईएमडी। खबरों में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस न्यूज बुलेटिन को आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण सूचना और दे देता हूं। जल्द ही अमृत उपाध्याय सर अपने सभी प्रोग्राम्स के साथ पुनः आपके समक्ष हाजिर होंगे। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नालंदा महाविहार परिसर में 1200 साल पुराने 2 मिनिएचर स्तूपों की खोज की है। पत्थर से उकेरे गए स्तूप भगवान बुद्ध की आकृतियों को दर्शाते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही मिट्टी के चबूतरे से हुआ है, जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर या मृतक की चुनी हुई अस्थियों के ऊपर किया जाता है। समय के साथ बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इसमें महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों से जुड़ी वस्तुएं रखी जाती थीं। ये बौद्धों की श्रद्धा के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूपों के 4 प्रकार होते हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। आपको बता दें कि नालंदा प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह गुप्तों के समय में अस्तित्व में आया और इसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने करवाई थी। नालंदा महाविहार बिहार के नालंदा में स्थित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक प्रमुख स्थल है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने सालाना जारी होने वाली इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी की है। यह विश्व आर्थिक मंच की दावोस बैठक के पहले दिन जारी की गई है। रिपोर्ट को सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 1% अमीरों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा है। साथ ही अगर 10 सबसे अमीर व्यक्तियों पर 5% की दर से टैक्स लगाया जाए तो इतना धन हासिल किया जा सकता है जो स्कूल न जाने वाले सभी बच्चों को स्कूल वापस भेज सकता है। और अगर भारत के बिलियनियर्स की कुल संपत्ति पर केवल एक बार 2% की दर से कर लगा दिया जाए तो आने वाले 3 सालों की भारत की कुपोषण की चुनौती से निपटा जा सकता है। जेंडर इनइक्वालिटी के मसले पर रिपोर्ट में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इसके मुताबिक हर महिला वर्कर अपने बराबर मेल वर्कर के 1 रुपए के मुकाबले केवल 63 पैसे कमाती है। भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति तकरीबन $660 बिलियन है। यह संपत्ति आने वाले 18 महीनों के लिए यूनियन बजट को फंड कर सकती है। रिपोर्ट में शिक्षा के लिए फंड को वैश्विक बेंचमार्क के मुताबिक जीडीपी का 6% करने की सिफारिश की गई है। साथ ही फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही सेक्टर्स में मजदूरों की आधारभूत न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी लिविंग वेज के मुताबिक निर्धारित किया जाना चाहिए। इसका सचिवालय केन्या के नैरोबी में है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न था, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? गृह युद्धों के शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण, विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन, अति निर्धन लोगों की मदद के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन या युद्ध से विनिष्ट हुए क्षेत्रों में चिकित्सा आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए एक अंतर सरकारी अभिकरण। इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी। साल 2025 तक पूरे देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा, जिसमें देश में गंभीर मौसमी घटनाओं की भविष्यवाणी एक्यूरेसी के साथ की जा सकेगी। ये घोषणा आईएमडी यानी इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर की गई है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 4 डॉपलर वेदर रडार सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। गौरतलब है कि वेदर रडार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की पल्सेस वायुमंडल में भेजी जाती हैं
ये पल्सेस वायुमंडल में मौजूद पर्सिपिटेशन यानी कि वर्षण की इंटेंसिटी और मोशन को समझती हैं। साथ ही वर्षण के प्रकार का भी अंदाजा लगाया जाता है, मसलन वर्षा, बर्फ या ओला आदि। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस किसी रेन ड्रॉप आदि से टकराती हैं तो डाटा को वापस रडार के पास ले आती हैं, जिससे मौसम विज्ञानियों द्वारा एनालाइज किया जा सकता है। इसी के आधार पर मौसम विज्ञानी मौसम की भविष्यवाणी भी करते हैं। आपको बता दें कि आईएमडी का गठन साल 1875 में कलकत्ता में किया गया था। इसे देश के सभी मौसम संबंधी काम सौंपे गए थे। इसका मुख्यालय कलकत्ता से शिमला फिर पुणे स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। यह संस्था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने 13वें संविधान संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने की बात कही है। गौरतलब है कि भारत लंबे वक्त से श्रीलंका से 13वें संविधान संशोधन को लागू करने की बात कर रहा है। 13वें संविधान संशोधन को 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के बाद लाया गया था। यह संशोधन तमिल समुदाय को सत्ता हस्तांतरण की बात करता है। भारत श्रीलंका समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत भारतीय सेना को श्रीलंका में तमिलों का गढ़ माने जाने वाले जाफना में तैनात किया गया था। समझौते के बाद तकरीबन साल 1990 तक भारतीय सेना वहां तैनात रही। ये वो समझौता था जो आगे चलकर राजीव गांधी की हत्या की वजह बना। दरअसल सेना भेजने के लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम इसका दुश्मन बन गया था। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे देश को राष्ट्रीय थाई पोंगल फेस्टिवल के दौरान संबोधित कर रहे थे। यह त्योहार श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अहम है। साथ ही एक सामाजिक न्याय आयोग के गठन का भी आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें कि श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह भारत से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। आइए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, अक्सर खबरों में रहने वाला 13वां संविधान संशोधन भारत के किस पड़ोसी देश से संबंध रखता है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर म्यांमार? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफैम इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना स्वतंत्रता दिवस के बाद की गई थी। उपयुक्त में से सही कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। आइए अब नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, प्राचीन प्रसिद्ध स्थल भीलसा स्थित है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में या फिर महाराष्ट्र में? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। दरअसल भीलसा मध्य प्रदेश स्थित विदिशा जिले का पुराना नाम है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दावोस समिट का संबंध विश्व आर्थिक मंच से है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प एक, यानी पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। आज की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज की खबरें आपको जरूर समझ में आई होंगी। इस आशा के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे कल के न्यूज बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।